इंडिया को दुनिया की क्रिकेट में बल्लेबाजों का देश कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह के गेंदबाज इंडिया से निकले हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर, अब इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर आपको देखने को मिलते हैं। अभी करंट टीम में जो पूरा फास्ट बॉलर है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ऐसे में इंडिया को चाहिए अपना पूरा फास्ट बॉलर दोबारा से बड़ा करें और फॉर्मेट स्पेसिफिक फास्ट बॉलर सेलेक्ट करके लाएं जो फ्यूचर में इंडिया खेल सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसमें जिन 5 गेंदबाजों को पिक किया था, आज उन 5 की बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने विद्युत कबीरप्पा की बात की थी, आज उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि कौन से गेंदबाज को कौन से फॉर्मेट में देखा जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी चीज है कि आप हर गेंदबाज को हर फॉर्मेट को अननेसेसरी खिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दौर में एक तो वर्कलोड बढ़ता है और कई बार गेंदबाज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से सूटेड होता है और आप उसको दूसरे में ढालने के लिए जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करते हैं। बिकॉज प्लेयर्स बहुत हैं इंडिया में, टैलेंट बहुत है, तो आप फॉर्मेट स्पेसिफिक फास्ट बॉलर्स भी चुने और उनके पूल को उसके अकॉर्डिंग बनाएं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। बात हम विद्युत कबीरप्पा से ही शुरू करेंगे और उनकी पेस को लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों ने कल के वीडियो के बाद उठाए थे। जो चीज उनकी गेंदबाजी में है आप कम से कम उसको पहले देखिए। जिस लेवल की स्किल उनके पास है, जो परफॉर्मेंस करके डोमेस्टिक क्रिकेट में वो आए हैं, प्लस इंडिया ए के लिए उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, जोनल क्रिकेट में उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, हर टूर्नामेंट में जो है वो टॉप विकेट टेकर बनकर के इमर्ज हुए हैं। तो परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। दूसरी चीज स्किल। आप देखिए, स्किल को शायद आज के दौर में क्रिकेट में आप उतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो रॉ पेस और सब चीजों की बात होती है उससे ज्यादा वैल्यू स्किल की है। आपके पास डिग्रियां कितनी भी बड़ी हो, आज के दौर में अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही क्रिकेट के खेल में आपकी पेस से बल्लेबाज कोई डरता नहीं है आज के दौर में। अगर आपके पास स्किल है और आप किसी भी विकेट पर गेंद मूव कराने की काबिलियत रखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को नचा सकते हैं। और जो काबिलियत विद्युत कबीरप्पा की गेंदबाजी में है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कल के वीडियो में, उसमें कुछ निगेटिव चीजें भी है। निगेटिव चीजें ये है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है। आप सोचिए, अगर इस गेंदबाज ने 5 यार्ड की भी पेस और ऐड कर ली अपनी गेंदबाजी में, तो कितना डेंजरस गेंदबाज हो सकता है आने वाले टाइम में। और उसके साथ अगर आप पूछे मेरे से कि आप इनको कौन से फॉर्मेट में खेलते हुए देखना चाहेंगे, मैं कहूंगा कि इंग्लैंड दौरा मैं एम करूंगा एज अ सिलेक्टर। अगर मुझे पूछा जाए कि वहां पर उन कंडीशंस में इनकी स्विंग होती हुई गेंदें बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। साथ में वनडे क्रिकेट में एक गेंदबाज जो अच्छी गेंद स्विंग कराता हो, उस रोल को भी ये बहुत बखूबी निभा सकते हैं। ये 2 फॉर्मेट खेल सकते हैं और इन दोनों फॉर्मेट में इनकी स्ट्रेंथ भी रही है। जिस तरह से वनडे क्रिकेट में 2 विकेट पर मैच से ज्यादा निकालते हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी इनकी गेंदबाजी कमाल की रही है। उसके बाद दूसरे गेंदबाज की बात करते हैं यश दयाल की। और यश दयाल का जो इमर्जेंस रहा है आईपीएल खेलने के बाद से लेके अब तक, वो एक रॉ फास्ट बॉलर जब गुजरात टाइटंस में पहली बार आता है उसको देखते हैं, जो 140 के ऊपर की पेस पर गेंदबाजी तो करता था, बट शायद उतना स्किल उस वक्त उनकी गेंदबाजी में नहीं दिखा। उसके बाद अगला सीजन रिंकू सिंह ने उनको 5 छक्के मार दिए। वो डाउन जो गए अपने करियर में, लेकिन जो राइज वापस से उस खिलाड़ी ने किया है, आप उनको आज के दौर में देखेंगे ना, स्किल के मामले में, गेंदबाजी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के मामले में, आप उनका रनअप देखिए, आप उनका सीम प्रेजेंटेशन देखिए, आप उनका फॉलो थ्रू देखिए, गेंद को दोनों तरफ मूव कराने की काबिलियत देखिए, वेरिएशंस जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी में ऐड करी हैं, स्लोअर वंस हो, यॉर्कर्स हो, बाउंसर्स हो, वो सारी चीजें उनकी गेंदबाजी में अब आ गई हैं जो उनको एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनाती हैं। और कम से कम आप उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में कभी भी कहीं भी खिला सकते हैं और कभी भी कहीं भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। ये आपने देखा कि आरसीबी की टीम उनको खिला रही थी, नई गेंद से गेंदबाजी जब कराई गई तो जहां किसी की भी गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, वहां पर इन्होंने गेंद जो है वो स्विंग करा के दिखाई।
आप देखिए जब शुरू में ये गेंदबाजी करते थे शुरुआती सालों में, तो इनकी गेंद जो है वो राइट हैंडर को सिर्फ अंदर आती थी। इस बार इन्होंने जो अक्रॉस जाने वाली गेंद है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप की, उस पर बहुत ज्यादा काम किया, उस पर इनको विकेट्स भी मिले हैं, बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव डिलीवरी भी इनके लिए वो बन के निकली है। अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या रह गया इनकी गेंदबाजी में? मुझे लगता है जो चीज इनको चाहिए ना इस वक्त पर, वो एक्सपोजर चाहिए टॉप लेवल के क्रिकेट का, क्योंकि जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं रिदम बड़ा शानदार देखने को मिला है, और इनको गेंदबाजी करते हुए देखना इट वाज ट्रीट टू वॉच इन आईपीएल, इन सैयद मुश्ताक अली, इन विजय हजारे, इन रेड बॉल क्रिकेट। और जो चीज मैं आगे और देखना चाहूंगा कि थोड़ा अटैकिंग लेंथ पर गेंदबाजी करें, कोशिश करें कि बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा इनकी गेंदें खेले, भले ही वो टी20 का फॉर्मेट हो, क्योंकि आपने टी20 में भी इवन देखा कि डॉट बॉल्स इन्होंने बहुत निकाली, बट विकेट शायद उतने ज्यादा इनके कॉलम में नहीं दिखाई दिए। ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट में जो आप कहते हैं ना कि परफेक्ट लाइन और लेंथ क्या है, जो जाके टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लग रही हो, तो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और इनको एक्सपोजर चाहिए। अब शायद ये तैयार है, एटलीस्ट आप इनको ओडीआई और टी20 के फॉर्मेट में खिलाएं। टेस्ट क्रिकेट शायद अभी आप थोड़ा अवॉइड करना चाहेंगे और प्रोग्रेशन में देखेंगे कि किस तरह आप इनको टेस्ट क्रिकेट में खिला सकते हो। और इनके नाम की चर्चा भी बहुत रही थी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के टूर पर, लेकिन चूंकि खलील अहमद आ गए थे तो इसलिए इनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा और आपके व्हाइट बॉल में ये जरूर रहेंगे। उसके बाद उमरान मलिक आए और कहीं गायब से हो गए ऐसा लगता है। और उमरान मलिक ऐसे गेंदबाज जब पहले दिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले और मैंने उनकी गेंदबाजी के बारे में एक वीडियो किया था, तब से लेके एक चीज आप देखिएगा कि वन ऑफ द फास्ट बॉलर जो तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और जिनका एक्शन जो है ना बड़ा स्मूथ सिल्की और उस तरह का एक्शन है जहां पर आपको कोई जिटर नजर नहीं आएगा, कोई आपको ऐसा हार्ड एफर्ट नहीं लगेगा कि उमरान मलिक बहुत दम लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके बाद 150 की पेस निकल रही है। बहुत आसानी से वो 150 की पेस टच करते हैं, इतना आपको देख के लगता नहीं है। आपको बहुत सारे गेंदबाज 135 वाले मिल जाएंगे जो दम बहुत लगाते हैं बट गेंद 135 ही जाती है। उमरान मलिक की खासियत जो है ना, टेक्निकली इनकी गेंदबाजी के बारे में भी जो पेस वाले एस्पेक्ट हैं उन मामलों में इनकी गेंद बहुत सी और सीम भी इनके हाथ से अच्छा निकलता है। प्रॉब्लम क्या रही? एक तो क्रिकेट बड़ी लेट इन्होंने शुरू की, तो वो जो चीजें लैक करते हैं ना मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। कभी कभी आप देखिए जब अपने रिदम में हो और अच्छा स्पेल डाल रहे हो, तो गुजरात के खिलाफ जो 5 विकेट का उनका स्पेल था मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल का स्पेल था। उसके अलावा इंडिया भी खेले, कुछ ग्लिम्सेस जरूर देखने को मिले। जो चीज लैक करते हैं मेरे हिसाब से वो कंसिस्टेंसी है, और दूसरी चीज जो है वो लैक ऑफ क्रिकेट भी है, क्योंकि उतनी ज्यादा क्रिकेट ही नहीं खेले टॉप लेवल पर जो आइडिया इनको मिले, एक्सपोजर इनको मिले। और उससे ज्यादा खराब चीज इनके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है कि जिस स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, वो इनको डोमेस्टिक में खिलाता ही नहीं है। और इस बार रणजी ट्रॉफी खेलनी थी इनको, जहां से इनको शायद बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कुछ मैचेस कोहरे और खराब मौसम की वजह से नहीं हो पाए, कुछ मैचेस में खेलने का मौका नहीं मिला, तो सिर्फ 2 रणजी ट्रॉफी के गेम इनको पूरे सीजन में इस बार मिल पाए। शायद इनके लिए जो चीज जरूरी है आने वाले टाइम में, या तो ये अपनी डोमेस्टिक की टीम बदलें, भले ही किसी भी टीम में जाके खेलें, इनके लिए क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। जितना खेलेंगे बेहतर होंगे, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि जो चीजें लैक करते हैं ना, थोड़ा वेवर्ड है, कंसिस्टेंसी इनकी गेंदबाजी में आ जाएगी, पेस इनके पास है, प्लस स्किल भी है, सीम इनके हाथ से अच्छा निकलता है और अच्छे एरिया जब ये हिट करेंगे बड़े से बड़े बल्लेबाजों को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। अभी जिस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं वो यही 2 चीजें हैं, लैक ऑफ क्रिकेट एंड कंसिस्टेंसी। तो उस वजह से मुझे लगता है डोमेस्टिक में अगर अपनी टीम बदलते हैं, साथ में अगर आईपीएल में भी टीम बदल जाती है, ऐसी टीम में जाते हैं जहां इनको रेगुलर मौके मिलते हैं, वो चीज भी जो है वो इनको बेनिफिट करके जरूर जाएगी। और इनको मैं चाहूंगा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में ज्यादा मौका दें, बिकॉज जिस तरह के गेंदबाज जो कंसिस्टेंसी थोड़ा लैक करते हैं, टी20 में वहां स्कोप बड़ा कम है, क्योंकि मार पड़ जाती है, आपको चौके छक्के लग गए, आप एक्सपेंसिव हो गए, कप्तान आपको दूसरा ओवर देता नहीं है। वनडे क्रिकेट आपको वापसी का मौका देता है, टेस्ट क्रिकेट आपको वापसी का मौका देता है। सो इंडिया के लिए तो टेस्ट क्रिकेट अभी शायद नहीं, इंडिया के लिए जो फॉर्मेट मेरे हिसाब से देखा जा सकता है वो है वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट। जो ये 5 गेंदबाज सेलेक्ट हुए थे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनमें सबसे ज्यादा अंडररेटेड अगर कोई है ना तो वो विजय कुमार बेशक है, क्योंकि इस गेंदबाज को टी20 क्रिकेट का गेंदबाज ज्यादा माना जाता है, क्योंकि आईपीएल में ज्यादा देखा ना लोगों ने, और आईपीएल में भी जिस फ्रेंचाइजी में खेलते हैं ना उसने इनको कंसिस्टेंट मौके नहीं दिए हैं।
T20 क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड देखें तो 1.5 विकेट पर मैच लेते हैं। ये नंबर्स कुछ असाधारण से हैं, बिकॉज T20 क्रिकेट में 1.5 विकेट पर मैच लेना जो है वो इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े गेंदबाज जो ले नहीं पाते हैं। सो जेन्युइन विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट। तो हाइप या नाम जो इनका बना वो T20 क्रिकेट से बना। बट अगर आप इनके रेड बॉल क्रिकेट के नंबर्स देखें और इनको रेड बॉल क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए देखें और पिछले 2 सीजन रणजी ट्रॉफी के इनके जिस तरह से गए हैं, मैंने विद्वत कबीरप्पा की बात की थी कि 20 मैचेस में 80 विकेट है, इनके तो 20 मैचेस में 87 विकेट है। तो वहां पर इन्होंने एक तो गेंदबाजी जिस तरह से की है और एक कंप्लीट फास्ट बॉलर ये भी नजर आते हैं। कंप्लीट फास्ट बॉलर एक फॉर्मेट के हिसाब से नहीं, ऑल फॉर्मेट के हिसाब से। बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट की जो गेंदबाजी है, अच्छा कंसिस्टेंट आके लेंथ पे हिट करेंगे, वो एक सबसे बड़ी खूबी, प्लस गेंद को मूव कराने की खूबी, प्लस तीसरी चीज आप देखेंगे कि डिसेंट पेस जनरेट करते हैं। 138-40 की पेस ये आराम से टेस्ट क्रिकेट में जनरेट करते हैं, जो मानता हूं बहुत अच्छी पेस है रेड बॉल क्रिकेट में। क्योंकि जो गेंदबाज 150 फेंक रहा होता है ना T20 क्रिकेट में, उसको आप टेस्ट क्रिकेट खिलाओ, वही गेंदबाज 135 फेंक रहा होता है। आपने साइंस अफरीदी के साथ ऑस्ट्रेलिया में देखा था कि क्या हुआ था। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इनको आप वनडे क्रिकेट में देखें, उतना ज्यादा शायद वनडे क्रिकेट में एक्सपोजर इनको मिला नहीं है, लेकिन नंबर्स वहां भी ठीक ठाक है। T20 में आपने देखा है कि स्लोअर बर्न्स और जो इनकी वेरिएशंस हैं वो जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इवन फाफ डु प्लेसिस ने कहा था, डेविड वार्नर ने कहा था कि इनकी स्लोअर बर्न पिक करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिसेप्टिव स्लोअर बर्न इनकी है। और आरसीबी ने जब इनको खिलाया था, इन्होंने विकेट भी निकाले थे, इंप्रेस भी किया था। और आरसीबी को शायद अभी ये पता नहीं है कि नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि उनके पास नई गेंद के और भी बेहतर गेंदबाज थे जिनका इस्तेमाल वो ठीक से तो कर नहीं पाए। और इन सब के ऊपर जो चीज इनकी गेंदबाजी में एड ऑन होती है वो है अडॉप्टेबिलिटी। T20 में ये T20 के हिसाब से गेंदबाजी करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो T20 का ही गेंदबाज है। टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की तरह और उस लेंथ पर और लाइन पर गेंदबाजी करेंगे, आपको लगेगा ये तो टेस्ट क्रिकेट का ही गेंदबाज है। वनडे क्रिकेट में उसके हिसाब से बहुत अच्छा अडॉप्ट करते हैं। सो अडॉप्टेबिलिटी इज द की जो हम बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं। प्लस टॉप ऑफ हिज बॉलिंग, उनकी बैटिंग बहुत बड़ा फैक्टर जो उनको मल्टी फॉर्मेट प्लेयर बना सकता है। अभी तक उनको इंडिया के लिए किसी भी लेवल पर मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर मैं पोटेंशियली देखूं और क्वालिटीज इनकी देखूं तो जरूर मैं कहता हूं कि इन 5 में से सबसे ज्यादा अंडररेटेड कोई है तो विजय कुमार बेशक है, क्योंकि सबसे हल्का उनको माना जाएगा इन 5 की सूची में। उसके बाद जो 5वें गेंदबाज इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं, आकाशदीप। और आकाशदीप का प्रोग्रेशन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कमाल रहा है, स्पेशली रणजी ट्रॉफी में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, 31 मैचेस में 107 विकेट, उसी के दम पे उन्होंने इंडियन टीम में जगह बनाई। और जो डेब्यू जितना शानदार हुआ, 1 विकेट उनको नो बॉल पर भी मिला था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अगले 3 विकेट लिए, तो स्किल सेट दिखा गए हैं। और रेड बॉल क्रिकेट के हिसाब से मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है इंडिया के लिए। आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खिला भी दी है, बहुत कंसिस्टेंट है, मतलब अपनी जगह छोड़ते ही नहीं है, टिप्पा छोड़ते ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इनको देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अच्छा लेंथ पे आके कंसिस्टेंट हिट करते रहते हैं। थोड़े स्किडी टाइप के बॉलर हैं, उनको बाउंस शायद उतना ज्यादा नहीं मिलता, बट ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में बाउंस होता है, तो वहां पर स्किड के साथ जो बाउंस इनको मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करेगा। उन कंडीशंस में हल्का फुल्का गेंद अगर मूव कराते हैं और वहां से बाउंस जनरेट करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो रहने वाली है। और मेरे को इनकी गेंदबाजी में सबसे इंप्रेसिव चीज जो लगती है, कंसिस्टेंसी, अपना चैनल नहीं छोड़ते, प्लस काबिलियत जो गेंद को अंदर बाहर करने की है, उतना ही चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज है। सिंपल चीजों को करना क्रिकेट में ज्यादा मुश्किल काम है, सो कॉम्प्लिकेट ना करना चीजों को, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी चीज है। और इनको मैं टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में ही आगे जाते हुए देखना चाहूंगा। और वनडे क्रिकेट में अगर आप बात करें तो नंबर्स वहां अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस करें। टेस्ट क्रिकेट में इनके लिए ज्यादा अच्छा स्कोप है। प्लस बाकी जो गेंदबाजों की बात हमने की, उसमें से ये भी एक हैं जो बल्लेबाजी करते हैं, लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी नीचे आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इवन वनडे क्रिकेट में भी मौका मिले तो चौके छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 गेंदबाज हैं जिनके बारे में हमारे कुछ व्यूअर्स लगातार कह रहे थे प्लीज इनके बारे में वीडियो बनाइए, इनके एनालिसिस करिए और बताइए कि इनको इंडिया खेलने का मौका कब मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो और डिस्कशन। आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।